एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक SU-30 एयरक्राफ्ट को SU-35 ने मार गिराया है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के ज़्यादातर Mi-17 हेलीकॉप्टर अभी लिमिटेड कैपेबिलिटीज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ATAGS की बैरल फटने के पीछे क्या राज है, ये अभी एक अलग ही मोड़ लेने लगा है। अभी तक साइन किए गए डिफेंस डील की ऑफसेट क्लॉज के अंदर किसी एक भी कंपनी ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया है। भारत की तरफ से सफलता के साथ अभी पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है और एक पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन को अभी गलत तरीके से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स को पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को सप्लाई करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट SU-30 और SU-35 फाइटर जेट्स को लेके है। तो रिसेंटली रशियन मीडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया का एक SU-30 एयरक्राफ्ट अभी सिमुलेटेड एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हो गया था। इसी दौरान SU-30 के दोनों ही पायलट रिजेक्ट कर गए थे और उनको बाद में रशियन एयरफोर्स की सर्च एंड रेस्क्यू टीम की तरफ से इवैक्यूएट कर दिया गया था और इस दौरान उनको कोई भी चोट नहीं आया था। परसों जब ये हादसा हुआ तो तब इसको एक एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन अभी पता लग रहा है कि असल में इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान जो डॉग फाइट सिमुलेट किया गया था उसी दौरान SU-35 के पायलट ने सच में SU-30 के ऊपर फायर कर दिया था और उसके बाद SU-30 एयरक्राफ्ट रशिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कहीं पे क्रैश हो गया था। रशियन मीडिया के मुताबिक छानबीन से पता लगा है कि फ्रेंडली फायर इंसिडेंट था, लेकिन इसमें SU-35 की पायलट की कोई गलती नहीं है। ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था इसको क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर कंडक्ट किया जा रहा था और इसी दौरान SU-35 में जो मिसाइल थे उनको हटा लिया गया था, लेकिन इसकी कैनन में अभी भी लाइव राउंड मौजूद थे जिनको गलती से हटाया नहीं गया था। अब जैसे ही इमरजेंसी ड्रिल को शुरू किया गया तो SU-30 को इंटरसेप्ट करने के लिए SU-35 को भेज दिया गया, लेकिन SU-35 के पायलट को ऐसा लगा था कि यहाँ पर ओरिजिनल गन की जगह पे वहाँ पे गन कैमरा मौजूद है, जैसे आमतौर पर डॉग फाइट ड्रिल के दौरान मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही SU-35 के पायलट ने लॉक करके ट्रिगर दबाना चालू किया तो कैनन से असली राउंड फायर होना शुरू हो गया था। हालांकि जैसे ये बात SU-35 के पायलट को एहसास हुआ तो उसने तुरंत ही वहां से ब्रेक ले लिया, लेकिन तब तक 30 mm के कुछ राउंड जाके SU-30 को हिट कर चुके थे। अभी तक ये बात रशिया की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया कि जो SU-30 एयरक्राफ्ट था ये कौन सा वेरिएंट था। कुछ का कहना है कि SU-30 SM वेरिएंट था और कुछ का कहना है कि ये SU-30 M2 वेरिएंट था। यह भी रशियन एयरफोर्स की दूसरी फ्रेंडली फायर इंसिडेंट है जिसमें रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने ही खुद के एयरक्राफ्ट को मार गिरा है। इससे पहले 2017 में भी एक बार MiG-31 ने VVR मिसाइल से अपने ही विंगमैन को मार गिराया था। हालांकि इस बात को लेकर भी अभी तक रशिया की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कैग की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की Mi-17 हेलीकॉप्टर अभी लिमिटेड कैपेबिलिटीज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। कैग के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोग्राम को डिले करने की वजह से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर इसका काफी असर पड़ रहा है और अभी इंडियन एयरफोर्स की लगभग 56 ऐसे हेलीकॉप्टर है जिसके पास बस 2 साल की सर्विस लाइफ बचा हुआ है। इनिशियल प्लान के मुताबिक Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की अपग्रेडेशन को 2022 से शुरू करने का प्लान किया गया था, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है और इससे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर काफी असर पड़ रहा है। कैग के रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की पुअर प्लानिंग की वजह से इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम को इनिशिएट करने में लगभग 15 साल वेस्ट हो चुके हैं और 2017 में जाके इसको फाइनल किया गया था और करीब 90 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया गया था और इसमें हमारे हेलीकॉप्टर्स में इजरायली एवियोनिक्स को फिट करने का प्लान किया गया था। इसके बाद 2018 से इनकी अपग्रेडेशन करना शुरू किया गया था, जो कि 2024 तक पूरा होने वाला है। पर यहाँ पर कैग की तरफ से ये भी कहा गया कि जो 90 हेलीकॉप्टर्स को अभी अपग्रेड किया जा रहा है इनमें से 56 हेलीकॉप्टर में अभी बस 2 साल का सर्विस लाइफ बचा हुआ है और जब 2024 तक इनको अपग्रेड करके डिलीवर किया जाएगा तो तब तक इनका रिटायर होने का वक्त आ जाएगा। इसके साथ ही कैग की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2010 में इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से यूएवीज की रोटेक्स इंजन को लगभग 87.45 लाख की कीमत में खरीदा गया था और ऐसे 5 इंजन को वहां पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदा गया था, जबकि सेम इंजन को DRDO की तरफ से 2012 में 24.3 लाख रुपीज में खरीदा गया था और वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में सेम स्टैंडर्ड की इंजन 21 से 25 लाख के बीच अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 87.45 लाख की कीमत में जो 5 इंजन खरीदे गए थे,
इसमें ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा पैसा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को दिया गया था, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला किया गया था। अगला अपडेट ATAGS की तरफ से है। अब सबको याद होगा रिसेंटली ATAGS की फाइनल ट्रायल के दौरान इसका बैरल फट गया था, जिस वजह से अभी ATAGS की बैरल फटने की वजह जानने के लिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ATAGS में आमतौर पर अभी तक 7 चार्ज मॉड्यूल की सेल्स को फायर किया जा रहा था, जिसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव होते हैं, जिनकी वजह से ये सेल काफ़ी ज़्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव ऐड किया जाता है, अगर उनके लिमिट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो ये आर्टिलरी सेल की यूनिफॉर्म मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं और इसकी वजह से बैरल फटने के चांसेस रहते हैं। ATAGS को शुरू से ही 42 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और ये 48 किलोमीटर तक मार करके रिकॉर्ड भी कायम कर चुका है। आमतौर पर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जिन 155 mm की सेल्स को बनाया जाता है वो 6 चार्ज सेल होते हैं और 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने के लिए 7 चार्ज सेल की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव ऐड किया जाता है, जिस वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर को क्रिएट करती है और ज्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता देता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होता है कि जोन 7 स्टैंडर्ड की जो सेल होते हैं उसमें ज्यादा पावर आने के साथ साथ बैरल फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर वर्ल्ड क्लास की सभी आर्टिलरी गन्स को जोन 6 स्टैंडर्ड के लिए डिजाइन किया गया होता है और ये मैक्सिमम 340 मेगापास्कल की प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जिन 155 mm 52 कैलिबर की एमुनेशन को साउथ अफ्रीकन कंपनी डेनियल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर बनाया जाता है, वो भी जोन 6 क्लास की एमुनेशन है। लेकिन अभी हमारे प्राइवेट कंपनियों की तरफ से ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि वो जिन एमुनेशन को अभी तक ATAGS से फायर करते आ रहे थे वो सब जोन 7 स्टैंडर्ड के थे और ये शुरू से ही चलता आ रहा था और अभी तक जोन 7 स्टैंडर्ड की लगभग 1000 से ज्यादा राउंड्स को ATAGS से फायर किया जा चुका है और उनके मुताबिक उनको ये बताया नहीं गया था कि जोन 7 स्टैंडर्ड की एमुनेशन को फायर करने से बैरल फटने का खतरा रहता है। लेकिन इसके बारे में अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। पर ATAGS को डेवलप करने वाले कंपनियों का यह भी दावा है कि ATAGS का बैरल दरअसल 440 मेगापास्कल की प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि किसी भी रेगुलर 155 mm 52 कैलिबर की गन से काफी ज्यादा है और ये तभी इतनी ज्यादा दूरी तक मार कर पाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा और वो ये है कि अगर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड सिर्फ जोन 6 क्लास की एमुनेशन को बनाती है तो पिछले कई सालों से ATAGS में जो जोन 7 क्लास की एमुनेशन को फायर किया जाता था उसको कौन सप्लाई कर रहा था, क्योंकि अभी इस बात को लेके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। पर इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिशियल का कहना है कि ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही पता लगने वाला है। अगला अपडेट ऑफसेट क्लॉज को लेके है। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या की तरफ से अभी दी गई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि राफेल डील के अंदर साइन हुई ऑफसेट क्लॉज को अभी फ्रेंच कंपनियों की तरफ से पूरा नहीं किया जा रहा है और इसके अंदर भारत के साथ जो टेक्नोलॉजी शेयर करने का वादा किया गया था उसको भी फ्रेंच कंपनियों की तरफ से अभी तक शेयर नहीं किया गया है। मैं इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में आप सबको बताया था, लेकिन फिर भी राफेल डील के अंदर DRDO के साथ इंजन टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात की गई थी, जिसे फ्रेंच कंपनियों की तरफ से DRDO को कावेरी इंजन को बनाने में मदद करना था, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया है। अभी एक समय के लिए राफेल डील को थोड़ा साइड में रखते हैं और क्याग की रिपोर्ट के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। क्याग की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2018 के बीच जितने भी डिफेंस डील साइन किए गए थे उसमें लगभग 66,500 करोड़ के आसपास ऑफसेट क्लॉज को साइन किया गया था और इसके अंदर 2018 के एंड तक उन सभी कंपनियों को भारत में 19,223 करोड़ के आसपास ऑफसेट क्लॉज के अंदर इन्वेस्ट करना था, जबकि उन्होंने 2018 के एंड तक बस 11,396 करोड़ ही डिस्चार्ज किया था और ये टोटल अमाउंट का बस 59% था। भारत की तरफ से 2005 में ऑफसेट पॉलिसी को सेटअप किया गया था, जिसमें अगर भारत 300 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस इक्विपमेंट को किसी फॉरेन कंपनी से इंपोर्ट करता है तो उसे उस डील के 30% वापस भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए उस कंपनी को किसी इंडियन कंपनी को अपना पार्टनर बना के जॉइंट वेंचर सेटअप करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो क्लॉज इसमें ऐड किया गया था, इसमें हमारा बुरी तरीके से काटा गया है, क्योंकि अभी तक ऑफसेट के नाम पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का नाम ऐड किया गया था, उसमें से किसी एक भी कंपनी ने भारत के साथ कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं किया है और 2005 में हमारे ऑफसेट पॉलिसी को सेटअप करने का जो मेन एजेंडा था वो आज भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ऐसे में मेरे हिसाब से भारत को सख्त होना पड़ेगा और जो भी कंपनी डील होने से पहले ऑफसेट का वादा करके बाद में उसको पूरा नहीं करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना इसी तरह हमारा करता रहेगा। अगला अपडेट पृथ्वी 2 मिसाइल को लेके है। 23 सितंबर यानी कि कल रात को भारत की तरफ से अपनी पृथ्वी 2 मिसाइल का एक सफल परीक्षण को कंडक्ट किया गया था।
ये पृथ्वी 2 मिसाइल का नाइट ट्रायल था जिसको ओडिशा तट से हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कंडक्ट किया गया था। डीआरडीओ की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इस टेस्ट को हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से कंडक्ट किया गया था और इस टेस्ट के दौरान मिसाइल की पाथ को रेडार्स और अलग अलग तरह के इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर की मदद से ट्रैक किया गया था और टेस्ट के जो भी मिशन पैरामीटर सेट किए गए थे उनको सफलता के साथ हासिल कर लिया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ लगभग 500 केजी से 1000 केजी तक के वॉरहेड को ले जा सकता है। इस बार जो टेस्ट को कंडक्ट किया गया था ये इंडियन आर्मी का यूजर ट्रायल था जिसे हमारी एग्जिस्टिंग मिसाइल स्टॉक में से रैंडमली किसी मिसाइल को सिलेक्ट करके टेस्ट किया गया था। पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो ये डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए पहले 5 मिसाइल में से एक है और ये हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इससे पहले पृथ्वी 2 मिसाइल को पिछले साल 20 नवंबर को भी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से फायर किया गया था और यह भी उसका एक नाइट ट्रायल था। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन को अभी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को गलत तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स से पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन को सप्लाई करने की कोशिश करने की वजह से अरेस्ट किया गया है। इस पाकिस्तानी सिटीजन का नाम उबैदुल्ला सैयद है और ये अभी शिकागो की एक पाकिस्तानी बेस्ड बिजनेस कंपनी जिसका नाम बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल है उसके चीफ हैं। इनकी उम्र 65 साल की है और इनको 16 सितंबर को अरेस्ट किया गया था। अभी अगर इनका जुर्म साबित होता है तो उनको 20 साल के लिए सजा सुनाई जा सकती है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सैयद के पास 2 कंपनियां थी जो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को प्रोवाइड करती थी, लेकिन जिस तरीके से वो इन सिस्टम को और सर्विस को पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करते थे ये क्लियरली इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को वायलेट करता है और इनको सप्लाई करने के लिए उन्होंने कभी भी यूनाइटेड स्टेट की कॉमर्स डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं लिया था। पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की बात करें तो ये एटॉमिक वेपन्स के डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन या टेस्टिंग के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान के जितने भी एटॉमिक वेपन मौजूद है उन सभी को इसी एजेंसी की तरफ से ही डेवलप किया गया है और अभी गलत तरीके से इन सिस्टम को पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी को किस वजह से सप्लाई किया जा रहा था ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। कैग की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के पास अभी एलपीडी वेसल यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की काफी कमी है। आमतौर पर ऐसे वेसल को ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लैंड बेस्ड वॉरफेयर के लिए, टैंक्स या आर्मर्ड व्हीकल को ट्रांसफर करने के लिए या फिर हेलीकॉप्टर्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी इंडियन नेवी के पास जो एलपीडी वेसल मौजूद है वो सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए 2010 से ही 4 एडिशनल एलपीडी वेसल को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था जिसकी कीमत लगभग 16,000 करोड़ के आसपास की थी, लेकिन इंडियन नेवी की तरफ से अभी तक इस टेंडर को फाइनल नहीं किया गया है। क्या कहना है कि 10 साल के अंदर इस टेंडर को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया नहीं गया है और अभी इंडियन नेवी की ऑक्सिलरी स्ट्रेंथ काफी पीछे पड़ रही है। क्या के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से स्पेशली ऑक्सिलरी शिप के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस वजह से ये टेंडर अभी तक फाइनल नहीं किया गया है और ना ही इंडियन नेवी के पास अभी सफिशिएंट मात्रा में कैडेट ट्रेनिंग शिप मौजूद है और 2011 से 12 के बीच इंडियन नेवी के लिए कैडेट ट्रेनिंग शिप को भी खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था जिसमें 3 शिप्स को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन ये टेंडर अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।